गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आदर्शमान निकेतन से 10th हिंदी मीडियम की एसएसटी की क्लास में मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में जो है वो हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ रहे थे। संघर्षकालीन जो भारत है उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। 1206 से 1757 तक का इतिहास हम पढ़ रहे हैं। 1206 टू 1757 ईस्वी तक, जिसमें हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ रहे थे। दिल्ली सल्तनत के बारे में हम पढ़ रहे थे और हम पढ़ रहे थे कि बलबन जो है वो दिल्ली सल्तनत का बादशाह बना। नसरुद्दीन जो मोहम्मद था उसके पीछे जो वास्तविक कर्ता धर्ता था, वास्तविक जो सुल्तान था, वो सुल्तान था बलबन। बलबन ने 1265 में बलबन का सिंहासन ग्रहण होता है। 1265 से 1296 ईस्वी तक, 1265 से 1296 ईस्वी तक। तो जो बलबन है उसको उलुग खां भी कहा जाता है। उलुग खां। बलबन खां बलबन जो है जैसे ही राजगद्दी पर बैठा, उसके बाद इसने क्या किया, चहलगामी 40 जो है वो तुर्की दासों के प्रसिद्ध दल से संबंधित था। चहलगामी जो है इससे संबंधित था ये उलुग खां। चहलगामी जो 40 लोगों का समूह था, दास जिसमें तुर्क दास थे, उन लोगों के गुट से ये संबंधित था। 1265 ईस्वी में ये राजगद्दी पर बैठता है और मंगोलों का सामना करने के लिए इसने एक विभाग का निर्माण किया, एक सैन्य विभाग का गठन किया, जिसको हम कहते हैं दीवाने आरिज। दीवाने आरिज किसके लिए? मंगोलों के लिए। मंगोलों के विद्रोह को दबाने के लिए एक सैन्य संगठन है, उसकी स्थापना की, जिसका नाम है दीवाने आरिज। और इसने सिजदा और पाबोस, ये एक नया जो प्रथा है, इस प्रथा को अपने दरबार में लागू किया। यानी जो सम्राट होता है, वो जो दिल्ली का सुल्तान होता है, सम्राट होता है, उस सम्राट के सम्मुख सर झुकाने की जो परंपरा थी, प्रथा थी, सिजदा और पाबोस, सम्राट के सामने सर झुकाकर उसके पैरों को चूमना ही कौन सी प्रथा थी? सिजदा और पाबोस। ये प्रथा इसने चलाई थी। दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक ढांचे का जो निर्माण करने वाला है वो कौन है? बलबन है। और बलबन ने अपने दुश्मनों के प्रति रक्त और लोहे की नीति को अपनाया। कौन सी नीति को अपनाया? रक्त और लोह। रक्त और लोह की नीति है वो बलबन ने अपनाई थी। इस नीति के अंतर्गत पुरुषों को तो गुलाम बना लिया जाता था, दास बना लिया जाता था, और जो स्त्री और बच्चे होते थे उनको ऊंची पहाड़ी पर ले जाकर उनको धक्का मार दिया जाता था। और मैंने उल्टा बता दिया, पुरुषों को तो मार दिया जाता था और स्त्री और जो बच्चे थे उनको क्या बना लिया जाता था? दास बना लिया जाता था। 1286 में बलबन की मृत्यु हो गई। कब हुई? 1286 ईस्वी में बलबन की मृत्यु हो गई। 1286 ईस्वी में बलबन की मृत्यु हो गई। तो जो दिल्ली के अमीर लोग थे, इन अमीरों के बीच में खूनी जो संघर्ष है
वो खूनी संघर्ष बलबन के जाने के बाद शुरू हो गया। क्यूमर्स का वध कर 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन ने स्वयं को सुल्तान घोषित कर लिया। अब क्यूमरस की हत्या कर दी गई। क्यूमरस जो है वो बलबन के बाद में दिल्ली का सम्राट बनता है और क्यूमरस की हत्या कर दी गई 1290 ईस्वी में। तो जलालुद्दीन जो खिलजी है उसने क्यूमरस की हत्या कर दी। बलबन का जो राजस्व सिद्धांत है वो बहुत ही प्रसिद्ध रहा है। बलबन की मान्यता थी कि जो राजा है वो पृथ्वी पर भगवान द्वारा भेजा हुआ ईश्वर का प्रतिनिधि है। बलबन का ये मानता था कि जो सम्राट है, राजा है, वो इस पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व करने आया है, ईश्वर का प्रतिनिधि है। राजा साधारण जनता से क्या होता था, अलग होता था और ईश्वर उसको कुछ स्पेशल गुण देके भेजता था। ये ऐसा मानना था बलबन का। बलबन तुर्क अमीरों के संघर्ष से के विद्रोह से परिचित था। इसी कारण उसने दरबार में कठोर अनुशासन बनाए रखा। जो अमीर लोग थे, तुर्की जो अमीर लोग थे, उनके संघर्ष से बलबन जो था वो भली भांति परिचित था। इसलिए उसने अपने दरबार में क्या किया हुआ था, कठोर अनुशासन की व्यवस्था की हुई थी ताकि किसी प्रकार का कोई विद्रोह जो है वो उसके दरबार में ना हो सके। कानून की स्थिति को व्यवस्थित करना, चोरों डाकुओं का दमन करना, राजपूत जमींदारों के शासन के विरोधी विद्रोह को कुचलना इसके प्रमुख कार्य थे। चोरियों पर कानून देखो उसके बलबन के कितने अच्छे थे, कठोर व्यवस्था, इसने कठोर अनुशासन लागू किया, कानून अच्छे बनाए ताकि चोरी उचकारी जो है बंद हो सके। और जो राजपूत जमींदार हैं उनके विद्रोह को भी इसने कुचलवा दिया था। बलबन ने रक्तो लोहे की नीति अपनाई जिससे पुरुषों को मार दिया जाता था और स्त्री और जो बच्चे होते थे उनको गुलाम बनाया जाता था। उलुग खां इसका नाम था, जो एक चहलगामी का सदस्य हुआ करता था। इसने सिजदा और पाबोस की नई प्रथा को चालू किया जिसमें सम्राट के सामने सर झुका के उसके पैरों को चूमा जाता था और 1286 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। बलबन ने दीवाने आरिस मंगोलों के विद्रोह को दबाने के लिए एक नए सैन्य संगठन की स्थापना की थी। बलबन जो है वो प्रशासनिक निर्माता इसको कहा जाता है, वास्तविक जो प्रशासनिक निर्माता है। इसने कठोर शासन व्यवस्था को अपनाया ताकि इसके दरबार में किसी प्रकार का कोई विद्रोह जो है वो नहीं हो। अब आता है स्टूडेंट्स खिलजी वंश। खिलजी वंश जो है 1290 से 1320 ईस्वी तक रहेगा। खिलजी वंश है, खिलजी वंश, खिलजी वंश या साम्राज्य 1290 से 1290 टू 1320। खिलजी वंश का प्रथम जो शासक है वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। फिरोज खिलजी जिसने 1290 से 1296 ईस्वी तक शासन किया था। खिलजी वंश रहेगा 1290 से 1320 ईस्वी तक। और फिरोज जो खिलजी है ये पहला खिलजी शासक था जिसने शासन किया है 1290 से 1290 टू 1296 ईस्वी तक। इस समय ये 70 वर्ष का था। 1290 से 1296 में ये 70 वर्ष का था। इसके भतीजे और दामाद अलाउद्दीन ने इलाहाबाद में उसका 1296 में धोखे से हत्या करवा दी और स्वयं सुल्तान बन बैठे। इसका जो भतीजा और दामाद है अलाउद्दीन, इसने धोखे से इसकी हत्या करवा दी और खुद अलाउद्दीन जो है वो
दिल्ली का सुल्तान बन बैठा। अब कौन आ गया? अलाउद्दीन। अलाउद्दीन 1296। फिरोज खिलजी की हत्या कर दी। ये फिरोज का क्या लगता था? दामाद और भतीजा। 1296 ईस्वी में इसने धोखे से इलाहाबाद में फिरोज खिलजी की हत्या कर दी और खुद स्वयं जो है वो सुल्तान बन बैठा। अपने 20 वर्षों के शासन में कुछ अपने सुधारों को लेकर अलाउद्दीन की चर्चा होती है। 20 साल इसने शासन किया और इन 20 साल का जो शासन है इसको लेकर ये काफी चर्चा में रहा है। उसने अपने सिक्कों पर उल्लेख करवाया है द्वितीय सिकंदर के नाम से, अपने आप को द्वितीय सिकंदर के नाम से सिक्कों पर इसने अपने आप को उत्कीर्ण करवाया है। उसके शासन में कश्मीर व बंगाल शामिल नहीं थे। कश्मीर और जो बंगाल है वो अलाउद्दीन के शासन में नहीं थे, इसके साम्राज्य में नहीं थे। जो गुजरात के बघेला राजपूत राजा राय कर्णदेव के खिलाफ सैन्य अभियान किया। अलाउद्दीन ने 1301 ईस्वी में रणथंबोर, 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण कर उसको लूटा। 1301 में रणथंबोर, 1301 ईस्वी में रणथंबोर और 1303 में चित्तौड़ का अभियान, चित्तौड़ को लूटा इसने। गुजरात जो अभियान था बघेला के राजपूतों के कर्णदेव के खिलाफ सैन्य अभियान किया था, इस गुजरात अभियान में उसने अपार धन संपदा गुजरात से लूटी थी। साथ ही एक हिंदू से धर्मांतरित मुसलमान सेना नायक मलिक काफूर का साथ भी इसको मिला। गुजरात का जो अभियान था अलाउद्दीन खिलजी के लिए बहुत बेहद ही अच्छा था। क्यों? क्योंकि इसमें इसको एक हिंदू धर्म से अपना धर्म परिवर्तित करने वाला एक जो हिंदू है वो मिला इसको। क्या नाम है उसका? काफूर। काफूर। और धन संपदा, अपार धन संपदा जो है वो भी इसको गुजरात अभियान में खूब मिली थी। इस मलिक काफूर की सहायता से अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण में प्रवेश कर सका और इसी काफूर की वजह से अलाउद्दीन जो है वो दक्षिणी जो भारत है इस दक्षिणी भारत में प्रवेश कर सका। मलिक काफूर ने देवगिरी, होयसल राज्य और पांड्य राज्य पर आक्रमण किया। अमीर खुसरो के अनुसार काफूर रामेश्वर तक पहुंच गया, तमिलनाडु साइड में। यहाँ रामेश्वर तक है। ये जो इतिहासकार है कौन? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ये लिखता है कि काफूर जो है ये दक्षिणी भारत में रामेश्वर तक पहुंच गया था। अलाउद्दीन के समय में राजस्व का ढांचा पुनः निर्मित किया गया। राजस्व की क्या व्यवस्था होगी इसको दोबारा से बनाया गया था। विद्रोह पर नियंत्रण करने के लिए 4 आदेश जारी किए गए। जो अमीरों के, राजपूतों के, ये तरह तरह के जो विद्रोह हो रहे थे, इन विद्रोह को दबाने के लिए 4 प्रकार के आदेश है वो अलाउद्दीन ने निकाले थे। कौन से हैं? पहला, अमीर वर्ग की संपत्ति को जब्त करना कर लिया गया और खालसा भूमि को कृषि योग्य बनाकर, जो भूमि बेकार बंजर पड़ी है उस भूमि को कृषि योग्य बनाकर राजस्व में वृद्धि करना। दिल्ली में मद निषेध यानी जो नशा वगैरह है इसको निषेध कर दिया गया और गुप्तचर प्रणाली का गठन किया गया। अमीरों के परस्पर मेल मिलाप को रोका गया और क्या किया गया? उसने खलीफा की सत्ता को मान्यता देते हुए स्वयं ने यशमिन उल खिलाफत नसीरी अमीर उल मुमिन की उपाधि को धारण किया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दरबार में या अपने साम्राज्य में विद्रोह नहीं हो इसके लिए उसने कठोर आदेश बनाए, कठोर नियम बनाए
और उनको बड़ी सख्ती से लागू किया गया। एक तो गुप्तचर व्यवस्था का गठन किया गया, दूसरी अमीरों के जो संपत्ति थी उस संपत्ति को जब्त किया गया, और जो भूमि जो खालसा भूमि थी, इस खालसा भूमि को कृषि योग्य बनाकर उस पर सिंचाई कृषि की जाने लगी, ताकि जो राजस्व व्यवस्था है, राज्य का जो क्या बोलते हैं उसको, खजाना, वो भरा जा सके। और अमीरों के परस्पर जो मेल मिलाप था, इस मेल मिलाप को भी रोका गया था। खजाइनुल फतह में अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान और जनता का चरवाहा जैसी पदवियों से विभूषित किया है। खजाइन और फतह में अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी को जो है वो विश्व का सुल्तान और जनता का चरवाहा है, ये 2 पदवियों से उसको नवाजित किया है। सुल्तान ने पुलिस, गुप्तचर, डाक पद्धति एवं प्रांतीय प्रशासन में कई सुधार किए। पुलिस प्रशासन में, गुप्तचर व्यवस्था में, जो डाक पद्धति है, इनमें सब में सुधार किए। सबसे महत्वपूर्ण सुधार इसने किया, बाजार पर नियंत्रण लगाया और दीवाने ए रियासत, व्यापार का जो नियंत्रक था, शाहना या दंड अधिकारी, बाजार का दरोगा, मुहतसिब, जनसाधारण का रक्षक, नाप तोल का निरीक्षण करता। इसने जो सबसे इम्पोर्टेंट जो काम किया है वो बाजारों पर नियंत्रण लगाया। इसके लिए इसने बाजार के लिए दरोगा और नाप तोल के लिए अलग से निरीक्षण करता है, इनका गठन किया था। नए पद इसने बनाए हैं। गुप्तचर अधिकारी बरीद ए मुमालिक, इसका भी जैसे जो नए पद है, इन पदों का सर्जन भी किया था। उसने अपने एक विशाल सेना के रख रखाव के लिए आर्थिक सुधार भी किए और मोल भाव सुनिश्चित करके सुल्तान ने कालाबाजारी और जो मुनाफाखोरी थी उसके ऊपर भी रोक लगाई। मोल भाव करने का अधिकार भी जनता को दिए हैं। सराय ए अदल, स्थानीय और विदेशी जो वस्तुओं का बाजार था वो क्या है, सराय ए अदल। अलाउद्दीन पहला शासक था जिसने सैनिकों को नगद वेतन देना चालू किया था। अलाउद्दीन खिलजी पहला ऐसा सम्राट था जिसने सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया था। 1303 में अलाउद्दीन ने अलाई किला अथवा कौश ए श्री बनवाया, जिसमें 7 द्वार थे, 7 दरवाजे थे उसमें। 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद उसका जो बेटा है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी शासक बना। उसने अपने पिता के सभी कठोर आदेशों को रद्द कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी जो है, इसकी मृत्यु के बाद इसका जो पुत्र है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, ये शासक बना। और जैसे ये शासक बनते ही इसने अपने पिता द्वारा जो कठोर आदेश, कठोर कानून जो लागू किए हुए थे, उन सबको क्या कर दिया, रद्द कर दिया और स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया। उल वासिक बिल्लाह की उपाधि धारण की। इसकी हत्या के बाद नसीरुद्दीन खुसरव शाह सुल्तान बना, जो खिलजी वंश का अंतिम शासक था। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जो है, इसकी भी हत्या हो गई और इसकी हत्या होने के बाद जो खिलजी वंश का अंतिम सुल्तान बनता है वो है नसीरुद्दीन खुसरव शाह खिलजी। ये अंतिम खिलजी वंश का सम्राट था। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।